अब बबली को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। माँ बाप ने सोचा कि वह पढ़ाई से बचना चाहती है, पर बबली अब गुमसुम रहने लगी थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब स्कूल जाने के नाम पर उसे कंपकंपी आती थी। एक दिन स्कूल से फोन आया कि बबली ने बड़ा कांड कर दिया है। आखिर क्या किया था बबली ने, जो वह पुलिस हिरासत में चली गई? बबली, ओ बबली, उठ ना बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। फिर पता है ना, तेरे सर भी गुस्सा करेंगे। चल, उठ जल्दी से तैयार हो जा, मैं रसोई में नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मम्मी, मुझे सोने दो ना, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्या हो गया है तुझे? पहले जब छोटी थी, कितना खुश होती थी स्कूल जाने के नाम पर। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, मती मारी गई है। रोज का तेरा यही राग है, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। अगर स्कूल नहीं जाएगी, तो बिना पढ़े ही डॉक्टर बन जाएगी क्या? या नहीं बनना डॉक्टर? फिर बबली को चिढ़ाते हुए मम्मी ने आगे कहा, चल ठीक है, तुझे तो डॉक्टर बनना नहीं, छुटकी बन जाएगी डॉक्टर। तू सो जा आराम से। कहते हुए वे वहां से जाने लगी। बबली उठकर माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, किसने कहा मुझे डॉक्टर नहीं बनना? और छुटकी जब वकील बनना चाहती है, तो क्यों उसे आप जबरदस्ती डॉक्टर बनाएंगी? डॉक्टर तो मैं ही बनूंगी। लेकिन मम्मी, यह स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे किसी और स्कूल में भेज दो। बेटा, शहर का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्कूल है, और तू कह रही है कि यह स्कूल अच्छा नहीं है। जानती भी है कि इस स्कूल में एडमिशन के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि बेशक इस स्कूल की फीस सबसे कम है, ताकि हर मिडिल क्लास अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सके। लेकिन पूरे शहर में इसके मुकाबले का स्कूल नहीं है। तुम दोनों बहनों का यहाँ एडमिशन हो गया, यह हमारी खुशकिस्मती है। चल, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जा, मैं नाश्ता बना रही हूँ। छुटकी तो तैयार भी हो चुकी है। लेकिन मम्मी, बस, अब कोई बहस नहीं, कहते हुए मां रसोई की ओर चल दी। बबली बेमन से उठकर बाथरूम में घुस गई। तैयार होकर वह बाहर निकली तो इतने में पापा आ गए। पापा रोज सुबह सुबह सब्जी मंडी जाया करते थे। वहां से बच्चों की पसंद की ताजा सब्जी और फल छांट कर ले आते, और जब भी फल खिलाते, खुद अपने हाथों से काट कर उनके मुंह में डालते थे। बच्चे भी जब तक पापा न खिलाए, फल को हाथ तक नहीं लगाते थे। दोनों बहनें पापा की लाडली जो ठहरी, लेकिन पढ़ाई में दोनों एक से बढ़कर एक होशियार। बड़ी वाली बबली बचपन से ही कहती थी, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगी, और छुटकी कहती है कि मैं तो काले कोट वाली वकील बनूंगी। पापा ने भी बच्चों की इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर के सबसे बड़े और नामी स्कूल में दोनों का एडमिशन कराया। बड़ी बेटी बबली अब 5वीं क्लास में है, जबकि छोटी बेटी छुटकी 3री क्लास में। दोनों लड़कियों को माता पिता ने बताया था कि सबसे पहले जाकर स्कूल के साथ बने मंदिर में माथा टेकना है, और उसके बाद स्कूल में जाना है। उस स्कूल के साथ लगते ही महादेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। जब स्कूल बना, तो मैनेजमेंट कमेटी द्वारा स्कूल के साथ ही एक महादेव का मंदिर भी बनवाया गया, ताकि बच्चों में भक्ति भावना का संचार हो। बबली और छुटकी भी रोज मंदिर जाती थीं, लेकिन जैसे जैसे बबली बड़ी होती गई, वह स्कूल जाने से जी चुराने लगी। कभी पेट दर्द का बहाना, तो कभी सिर दर्द। उदास होने के साथ साथ वह चिड़चिड़ी भी होती जा रही थी। कुछ पूछो तो कुछ नहीं कहकर बात को टाल देती थी। लेकिन 10वीं क्लास तक आते आते बबली की देह भी पलटने लगी। वैसे तो वह पहले से भी कमजोर और मुरझाई सी नजर आती, लेकिन इसके बावजूद उसका सीना उम्र और कदकाठी के मुताबिक कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था। माँ इस बदलाव से हैरान परेशान थी। वे बबली से बातों बातों में पूछती भी थी, माँ, अपनी बेटी की सबसे करीबी सखी होती है, माँ से कभी भी कोई परेशानी नहीं छिपानी चाहिए। कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बेझिझक कहना। लेकिन बबली कभी कोई बात न करती थी, बस गुमसुम सी अपनी पढ़ाई में मस्त रहती। लेकिन आज अचानक स्कूल से फोन आया।
जल्दी से स्कूल आइए। आपकी बेटी बबली ने मंदिर के पुजारी का खून कर दिया है। यह सुनते ही माता पिता के पैरों तले से जमीन निकल गई। वे दौड़े दौड़े गए तो देखा कि मंदिर के अंदर की तरफ बने एक कमरे में खून से लथपथ पुजारी की लाश पड़ी थी। भांग घोटने वाला भारी सा मूसल बबली के हाथ में था। मंदिर में उस जगह प्रिंसिपल साहब, दूसरे टीचर और बहुत से छात्र जमा थे। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे कि आखिर बबली ने पुजारी का खून क्यों किया। इतने में सायरन बजाती हुई पुलिस की वैन आ गई, जिसमें दो लेडी कांस्टेबल भी थीं। एक पुलिस अफसर ने सभी को मंदिर खाली करने को कहा तो सब वहां से बाहर आ गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कुछ जरूरी पूछताछ कर मंदिर को सील कर दिया गया और बबली को पुलिस वैन में बैठा कर ले गई। बबली के पापा उसी समय अपने एक दोस्त के पास गए। उससे बातचीत करके फौरन वकील को लेकर पुलिस स्टेशन गए। लेकिन कत्ल का केस था तो ऐसे कैसे जमानत होती। उस दिन शनिवार और अगले दिन इतवार था। 2 दिन तक कुछ नहीं हो सकता। सोमवार कोर्ट खुलने पर ही कोई कार्यवाही होगी। जवान होती लड़की पुलिस स्टेशन में अकेली, न जाने क्या हो क्या ना हो। माता पिता का कलेजा फटा जा रहा था। 2 रातें वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर काटी उन लोगों ने। आखिर सोमवार को कोर्ट खुला और केस चला। 1 हफ्ते तक बचाव पक्ष का वकील अपनी दलीलें देता और अगले दिन की तारीख ले लेता ताकि कोई तो सुराग मिले लड़की को बचाने का। लेकिन इधर बबली मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। जब भी पूछो कि यह क्यों और कैसे हुआ तो एक ही बात कहती, मैंने मारा है पुजारी को और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। आपको जो भी सजा देनी है दे दो। 15 दिन के बाद जब बचाव पक्ष बचाव का कोई ठोस कारण न बता सका तो जज ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी। आज सुनवाई का आखिरी दिन था। बचाव पक्ष का वकील अपनी कोशिशों से हार चुका था। देखिए भाई साहब, मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी बेटी को सजा ना हो, लेकिन आपकी बेटी ही जब साथ नहीं दे रही तब मैं भी क्या कर सकता हूँ। जब वह खुद ही कह रही है कि उसने मारा है पुजारी को, तो मैं कैसे साबित करूं कि उसने नहीं मारा। वकील साहब की बात सुनकर बबली के माता पिता दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें कुछ समझे नहीं आ रहा था कि बबली आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रही है। कोर्ट शुरू हुआ। केस की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया। सामने जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि आज स्कूल के सभी टीचर और छात्र भी कोर्ट में आए हुए थे। जज साहब ने बोलना शुरू किया। पुजारी मर्डर केस का फैसला सुनाने से पहले अगर किसी पक्ष को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, वरना इस केस का फैसला अभी सुना दिया जाएगा। इतना सुनते ही जैसे सरकारी वकील अपनी जगह पर खड़े हुए कि अचानक बबली की मम्मी के दिमाग में न जाने क्या सूझा कि वे छुटकी को लेकर बबली के सामने आ गईं और रोते हुए दोनों हाथ बांधकर बोली, बबली बेटा, तू सच क्यों नहीं बताती कि क्या हुआ था उस वक्त? पुजारी को किसने, क्यों और कैसे मारा? तू उस वक्त वहां क्या करने गई थी? देख, तेरे चुप रहने से तेरी छुटकी की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। लोग न जाने इस पर कैसे कैसे लांछन लगाएंगे। इसकी कहीं शादी नहीं होगी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह से माँ के मुंह से बातें सुनकर और उन्हें रोता बिलखता देखकर बबली फूट पड़ी। मैं अपनी छुटकी की जिंदगी हरगिज बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसे किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगी। जो भी उसकी तरफ बुरी नजर से देखेगा, आंखें निकाल लूंगी मैं उसकी। कोई उसे छूना भी चाहेगा तो खत्म कर दूंगी उसे, जैसे मैंने पुजारी को मारा है। हाँ, मैंने मारा है पुजारी को, क्योंकि वह मेरी तरह मेरी छुटकी को भी बर्बाद करना चाहता था। भला मैं अपनी छुटकी को कैसे भेज देती बर्बादी के रास्ते पर? बबली बोले जा रही थी कि बीच में सरकारी वकील बोल उठे, जज साहब, जब सब सबूत सामने आ चुके हैं, फैसला होने ही वाला है, तो अब इन बातों का क्या मतलब है? आप अपना फैसला सुनाइए।
लेकिन इधर बबली के बोलते ही आठ से बचाव पक्ष के वकील खड़े हो गए। जज साहब, शायद मेरी क्लाइंट पुजारी के बारे में कुछ कहना चाहती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फैसला सुनाने से पहले मेरी मुवक्किल को अपनी सफाई देने का एक मौका और दिया जाए। ऐसा ना हो कि कानून के हाथों एक मासूम बेगुनाह को सजा हो जाए। बचाव पक्ष के वकील ने जज से अपील की। जज साहब ने बचाव पक्ष के वकील की रिक्वेस्ट पर गौर करते हुए बबली से कहा, बेटा, अगर तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हो तो तुम्हें मौका दिया जाता है। अदालत कभी नहीं चाहेगी कि किसी बेगुनाह को सजा हो। वकील ने कहा, बबली बेटा, तुमने कहा कि पुजारी छुटकी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। भला पुजारी ऐसा क्यों करेंगे, जबकि वे तो इतने अच्छे इंसान थे। वे तो कितनी ही लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च दिया करते थे और कितनी ही गरीब लड़कियों के घर बसाए थे। उन्नो, तो भला वे किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते थे? लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जज साहब, मैं ऐसे देवता जैसे इंसान के खिलाफ इतनी घटिया बातें नहीं सुन सकता, इसलिए मैं कोर्ट से बाहर जाने की इजाजत चाहता हूँ। न जाने यह लड़की उस महापुरुष के बारे में और क्या क्या कहेगी। ऐसा कहते हुए वकील साहब कोर्ट से बाहर की ओर जाने लगे तो बबली के पापा ने उनकी तरफ हैरानी से देखा कि ये तो बचाव पक्ष के वकील हैं और ये उल्टा बबली को ही गलत कहने लगे। तब वकील साहब ने बबली के पापा को चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया और खुद बाहर की तरफ चले गए। इतने में उन्हें पीछे से आवाज आई, रुकिए वकील साहब। वकील साहब ने पल भर रुककर पीछे मुड़कर देखा। बबली का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। होंठ गुस्से में कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी का खून कर देगी। वकील साहब के रुकने पर बबली ने बोलना शुरू किया, वकील साहब, आप भी उस देवता की काली करतूतें तो सुनते जाइए। क्या आप जानते हैं कि आपका वह देवता छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ क्या करता था? नहीं ना, चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो वह बाकी बच्चियों के साथ करता था वही वो मेरे साथ भी करता था। थोड़ी देर रुककर बबली फिर बोली, जब मैं छोटी थी तो मंदिर में महादेव के दर्शन करने जाती तो देखती थी कि कभी कभी पुजारी किसी न किसी लड़की को अपने साथ चिपकाए हुए उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा होता था और उससे बातें कर रहा होता था। मुझे नहीं मालूम था कि वह ऐसा क्यों करता था और उन लड़कियों से क्या क्या बात करता था। महादेव के मंदिर के अलावा दूसरी तरफ एक और मंदिर था। पुजारी अक्सर वहीं बैठता था और उस मंदिर के अंदर जाकर एक और कमरा था जहां अक्सर अंधेरा रहता था। पुजारी कभी कभी बड़ी लड़कियों को कहता कि आज इस कमरे में मेरे गुरुजी के दर्शन करने जरूर आना। अगर कोई छोटी बच्ची गुरुजी के दर्शन करने को कहती तो पुजारी मना कर देता था। जब मैं तीसरी क्लास में थी तब पुजारी मुझे भी कहता था कि आजा, तुझे अंदर से अच्छा वाला प्रसाद दूंगा, और मैं बर्फी के लालच में दूसरे मंदिर के अंदर चली जाती थी। वहां पुजारी मुझे बर्फी का एक टुकड़ा देता और मुझे अपने साथ कसकर चिपका लेता था। लेकिन जब वह मुझे अपने साथ चिपकाता तो मुझे कुछ सख्त सा चुभता। मैं तब कुछ नहीं समझती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई समझ गई, और जब मैं प्रसाद लेने के लिए मना करती तो भी वह मुझे जबरदस्ती अंदर ले जाता और कहता कि जो इस तरफ एक बार आ जाता है वह फिर छोड़ नहीं सकता, वरना पाप चढ़ता है। और यह बात किसी को बताना नहीं, वरना पिता की मौत हो जाती है। मैं डर की वजह से किसी से कुछ न कहती और उस तरफ मुझे जाना पड़ता, जिससे पुजारी रोज कभी मुझे गलत जगह छेड़ता, कभी मेरे सीने को जोर से दबाता। लेकिन 2 साल पहले की बात है कि एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल की छुट्टी के बाद उसके पास किसी को बिना बताए आ जाऊं। जब मैंने मना किया तो बोला, तुम्हारी मर्जी, पर अगर तुम्हारे पापा मर गए तो मुझे कुछ मत कहना। मैं तो बता दूंगा कि इसने मेरी बात नहीं मानी और उस दिन उसने मेरे साथ गलत काम किया, और फिर जब भी मौका मिलता
मुझे पापा की मौत का डर दिखाकर गलत काम करता रहता। कहते कहते बबली फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बबली दोबारा बोली, एक दिन पुजारी मुझसे बोला कि मैं तुझसे बोर हो गया हूँ, अब तू पुरानी हो गई है, अब कोई नई चीज चखने का मन कर रहा है। तू ऐसा कर, आज अपनी बहन छुटकी को ले आ। मैंने मना किया तो वह मुझे मेरी नंगी तस्वीरें दिखाने लगा। कहते कहते बबली रोने लगी। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए बबली ने फिर से बोलना शुरू किया। पुजारी ने कहा कि अगर तू छुटकी को लेकर नहीं आएगी तो पूरे शहर में तुम्हारी ये तस्वीरें लग जाएंगी। उसके बाद क्या होगा वह तू खुद ही सोच ले। वकील साहब, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी? उस समय वे तस्वीरें देखकर मैं तो सन्न रह गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं परेशान हो गई कि क्या करूं और क्या ना करूं। पुजारी फिर से बोला कि क्या सोच रही हो? जल्दी से छुटकी को ले आ, वरना छुट्टी का समय खत्म हो जाएगा। मैं सोचने लगी कि अगर छुटकी को लाती हूँ तो उसकी जिंदगी बर्बाद, और अगर नहीं लाती तो पूरे घर वालों की इज्जत और जिंदगी दांव पर है। फिर अचानक मेरी नजर भांग घोटने वाले मूसल पर पड़ी। मैंने अपना दुपट्टा उठाया और गले में डालने के लिए इतनी जोर से लहराया कि एक पल्ला पुजारी के मुंह पर आ गया, जिससे एक पल के लिए उसकी आंखें ढक गईं। मैंने झट से मूसल उठाया और आव देखा ना, ताव धड़ाधड़ पुजारी के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। उसे संभलने का मौका भी न दिया और कुछ ही पल में पुजारी का शरीर शांत हो गया। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे हाथ लहू से भर गए और पुजारी बेहोश जमीन पर पड़ा है, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि 3-4 लोग मंदिर में दर्शन करने आए हुए थे, क्योंकि कभी-कभी बाहर के लोग भी मंदिर में दर्शन करने आ जाते थे। मुझे ऐसे देखकर उन्होंने शोर मचा दिया। उसके बाद का तो आपको पता ही है। हाँ, मैंने खून किया है पुजारी का, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आपको जो सजा देनी है दीजिए। जज साहब खामोश बैठे बबली की आप बीती सुन रहे थे। बबली के मुंह से ये सब बातें सुनकर स्कूल की दूसरी लड़कियों में भी हिम्मत आई और वे सब रोते हुए बोली, जज साहब, बबली सही कह रही है। वह पुजारी हमारे साथ भी यही करता था और हमारी नंगी तस्वीरें दिखाकर हमें मुंह बंद रखने की धमकी देता था। जज साहब, बबली गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार तो हम हैं, जिन्होंने उसे आज तक जिंदा छोड़कर इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का मौका दिया। जज साहब हैरान परेशान से उन सब लड़कियों की बातें सुन रहे थे और उनके चेहरों की तरफ देखे जा रहे थे। अचानक मेज पर एक जोरदार थाप के साथ जज साहब बोले, ऑर्डर, ऑर्डर। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। सबको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, जज साहब, माफ कीजिए, मुझे कोर्ट से बाहर जाने का नाटक करना पड़ा। मुझे केवल शक ही नहीं बल्कि यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो बबली बता नहीं पा रही, और बबली ने जो किया वह गलत भी नहीं किया, क्योंकि मैं बबली का पूरा रिकॉर्ड छान चुका था। ऐसी मासूम लड़की हत्या कैसे कर सकती है? जज साहब, सुबोध जो कुछ भी कह रहे थे, मेरा दिल उन्हें गवारा नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे नाटक खेलना पड़ा। अगर मैं यह नाटक न करता तो बबली की जबान कभी उसका साथ न देती और कभी भी सच्चाई सामने न आती। इधर सारी लड़कियां भी बार बार यही कहने लगी, जज साहब, सजा हमें दीजिए, गुनाहगार तो हम हैं। जज साहब बोले, सब शांति से बैठ जाएं। सबके बैठने के बाद फिर जज साहब बोले, माना कि बबली ने खून किया है, लेकिन बबली ने समाज के एक सड़े हुए अंग को काटा है। और बच्चियों, ना गुनाहगार आप हो और ना ही बबली। गुनाहगार तो वह पुजारी था। गुनाहगार उस जैसे लोग होते हैं, बबली जैसे नहीं। आप सहम गई थीं, डर गई थीं, इसलिए वह शैतान अपनी मनमानी करता रहा। पहले पहल बबली भी आप सब की तरह डर गई थी, लेकिन इसने बाद में हिम्मत से काम लिया और आगे किसी और लड़की या बहन की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। लिहाजा
अदालत बबली को कोई सजा नहीं देगी, बल्कि सभी बच्चियों, लड़कियों और औरतों से यही कहेगी कि ऐसे शैतानों का धरती पर जिंदा रहना ही गुनाह है। सभी ने तालियां बजाते हुए बबली का कोर्ट से बाहर आकर स्वागत किया और बबली अपनी छोटी बहन छुटकी और माँ के गले लग गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।